दोस्तों ये सेशन ऐसा होने वाला है, ना तो आपको इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड चीजें देखने को मिलेगा, प्योर एकदम आप कह सकते हैं कि इंडियन पॉलिटी का सेशन है, बिल्कुल नहीं। ना तो आपको इंडियन हिस्ट्री का पूरा सेशन देखने को मिलेगा, ना तो इंडियन ज्योग्राफी का फुल सेशन देखने को मिलेगा, ना तो रीजनिंग का सेपरेट सेशन देखने को मिलेगा, ना तो करंट अफेयर का। ये जो सेशन है मिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं, ताकि आप जो है बोर भी ना हो पाए और अपना एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन जो है उसको कंटिन्यू भी कर पाए। अगर सपोज कर लो ये सीरीज, पहला सीरीज जो है आपके सामने मैं रख रहा हूँ, अगर अच्छा रिस्पांस आता है आप लोगों का, आप अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू भी करेंगे। किस तरीके से एक किसी टॉपिक को उठाना है, फिर उसके बाद में हम लोग अगले किसी टॉपिक के और या बेसिकली जो सब्जेक्ट है हमारा उस पर हम मूव करेंगे। साथ ही साथ जो है थोड़ा थोड़ा कवर भी करेंगे, और उससे हमारा ये होगा कि हमको अगर तैयारी करना है एंट्रेंस एग्जाम की तो बोरिंग नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जो है अगर बात किया जाए तो बच्चे कहते हैं कि जीके जीएस कवर कर लो पूरा का पूरा, बिल्कुल नहीं। हाँ, करंट अफेयर जीके जीएस वो अलग बात है कि 60 से 70 नंबर वेटेज रखता है, 50 नंबर किसी एंट्रेंस एग्जाम में, किसी में 40 प्लस जो है आपका ये वेटेज रखता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम सभी सेक्शन को मिस करते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है मैं एक तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ही, कि आप जो है इससे ऑब्वियसली जो मैं अपना एंट्रेंस एग्जाम तैयारी कर रहा था, तो इसी तरीके से जब लास्ट में मेरा जो डेट एक्सटेंड होता चला गया, तो उसको हम लोगों ने किस तरीके से टैकल किया था कि अगर मान लो इंडियन पॉलिटी का है, मतलब फंडामेंटल राइट बहुत बार पढ़ लिया, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको पूरा का पूरा हमने कवर कर लिया था, तो फिर उसको किस तरीके से जो है हम इजी बना ले या कम कम शब्दों में जो है कंक्लूजन करते हुए आगे बढ़ जाए, उन सारी चीजों से रिलेटेड जो है मैं आपके लिए एक एपिसोड को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। उसको आई होप आप पसंद करेंगे, और अगर अच्छी लगेगी वीडियो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में सजेस्ट जरूर कीजिएगा कि इस तरीके का सेशन हमें आगे लेके आना चाहिए या नहीं। यहाँ पर आप ऑब्वियसली बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत मजा करेंगे, लेकिन यही है कि आप जो है वीडियो को पूरा फुल देखिएगा। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी की पूरी एंट्रेंस एग्जाम तैयारी मैं यहाँ पर करवा दूंगा, लेकिन जितना देखेंगे वहां से क्वेश्चन अगर कुछ भी आता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, तो उससे क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के आएंगे। और साथ ही साथ ये भी आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इस तरीके का सेशन अगर आप लोग सही रिस्पॉन्स देते हैं तो मैं इसको एंट्रेंस एग्जाम तक के कंटिन्यू करूंगा, और इससे आपका हेल्प ये होगा कि आप दुनिया के किसी भी कोने से करंट अफेयर कर रहे हैं, दुनिया के किसी कोने से जीके जीएस कवर कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने से रीजनिंग को कवर कर रहे हैं, आपका इससे ये हेल्प होने वाला है कि आप जो है एज ए प्रैक्टिस इसको देख सकते हैं कि क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। अभी इस सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और उसमें देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग आगे लेके जाने वाले, क्या ये हमारे लिए हेल्पफुल होने वाला है या नहीं। फर्स्ट और सेकंड स्लाइड पे आपको कई सारे पीवाईक्यूज के क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे, जैसे रिपब्लिकनिज्म जो है ये किससे रिलेटेड है, क्या ये पीपल से रिलेटेड है, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है सबका सब आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। राइट्स आर, अब ये क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट से बेसिकली क्वेश्चन बन जाते हैं, और इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। इस तरीके की चीजों को भी हम लोग आगे कवर करेंगे, लेकिन मैं आज प्रॉमिस ये भी नहीं कर रहा हूँ कि सबका सब जो है एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया हुआ सब क्लियर करा दूंगा अभी, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए होंगे सब क्लियर होगा। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन जो है इसके बारे में बात हो रहा है, किसने प्रोपाउंड किया था। उसके अलावा जो है फंडामेंटल राइट जो है इंडिया में कौन इसमें से नहीं है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ये सब भी आपका क्लियर होता चला जाएगा। और इसमें से ये भी पूछा जा रहा है कि कौन जो है फाइनेंस कमीशन को अपॉइंटमेंट करता है, आर्टिकल 356 जो है ये किससे रिलेटेड डील करता है। उसी तरीके से यूसीसी से रिलेटेड आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इन सब चीजों को एक एक करके हम लोग बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। शर्त यही है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और यहाँ पर सिर्फ मैं पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पर पीवाईक्यू से उठाया हूँ, ना कि हिस्ट्री से रिलेटेड, ना कि ज्योग्राफी से रिलेटेड, बट आपके इस सीरीज में मिक्स सीरीज है, मैंने पहले ही आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था। तो यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चन पेपर को या बेसिकली जो सभी थ्योरी है उसको हम लोग कवर करेंगे, और आप लोगों के लिए जो बोरिंग है करंट अफेयर जीके जीएस सभी को जो है एक तरीके से इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर और क्वेश्चन देख लेते क्या है क्वेश्चन, की कौन जो है इसमें से अगर न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है तो उसको कौन जो है ओथ दिलाने का काम करेगा, कौन उसकी जो है अपॉइंटमेंट करेगा, बेसिकली उसको कौन जो है अपॉइंटमेंट ओथ करेगा, ये बता रहा है। उसके अलावा जो यहाँ पर जो है माइनॉरिटी से रिलेटेड इंटरेस्ट जो है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में डील किया गया हुआ है, कौन से आर्टिकल में बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डील किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर देखो कि एक टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देख लिया, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर बात ये नहीं करने वाले हैं कि फंडामेंटल राइट जो है ये पूरा का पूरा मैं आपका क्लियर करके चला जाऊंगा, यहाँ से बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। और ये भी नहीं बताने वाला हूँ कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में मेंशन किया गया हुआ है, कहां से कहां तक आर्टिकल है, और उसके अलावा जो ये फंडामेंटल राइट का प्रोविजन है बेसिकली हम लोगों ने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, ये सब भी बात नहीं करने वाले। लेकिन यहाँ पर टू द पॉइंट उतना बात करेंगे जिससे हमारा जो है एंट्रेंस एग्जाम का काम चल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट है। इसके बारे में अगर बात करते हैं तो 6 फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला यहाँ पर ये क्लियर रखिएगा, पहला जो है राइट टू इक्वलिटी, आज का मेन टॉपिक जो है राइट टू इक्वलिटी, इसी पे हम लोग बात करने वाले। आर्टिकल 14 to 18, अब ये आर्टिकल 14 to 18 क्या ये 4 फंडामेंटल राइट्स इक्वलिटी से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर 5 आर्टिकल है जो कि हमारे राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड डील करता है, यानी 14, 15, 16,
एंड 17 एंड 18, ये 5 आर्टिकल जो कि बेसिकली हमारे राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड डील करता है। उसी तरीके से अगला हमारे पास में फंडामेंटल राइट में कौन सा राइट आता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं राइट टू फ्रीडम। अब फ्रीडम से रिलेटेड जो है आर्टिकल 19 टू 22 डील करता है। यहां पर भी हमारे पास में 4 फंडामेंटल राइट जो फ्रीडम से रिलेटेड डील करता है। यहां पर क्लियर रहिएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यहां पर जो है हमारे पास में 2 आर्टिकल जहां पर डील किया गया हुआ है, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 जो कि एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड बात करता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। उसी तरीके से राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम के बारे में अलग आर्टिकल है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में हमारा बात होता है 4 आर्टिकल में, यानी 25, 26, 27 एंड 28। ये हमारा किसके बारे में बात करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है। उसी तरीके से अगला जो हमारे पास में राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि हमारा 2 आर्टिकल में बात होता है, आर्टिकल 29 एंड 30। इसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा जो हमारे पास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जिसके बारे में मैंने कई सारे एमसीक्यू में मेंशन भी किया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बेसिकली इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। यानी किसी के पास में ये भी राइट्स है कि अगर किसी के राइट्स को छीना जा रहा है, किसी के राइट्स को पूरा नहीं किया जा रहा है, तो वो इसके खिलाफ भी जा सकता है, मांग कर सकता है, डिमांड कर सकता है, इसके खिलाफ जो है वो लड़ सकता है। तो ये भी अच्छी राइट्स है हमारे पास में। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि 6 फंडामेंटल राइट जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया हुआ है, जिसके बारे में एक एक करके मैं डिटेल में बात नहीं करने वाला हूं। यहाँ पर एक ओवरव्यू पता चल गया कि ये राइट है जिसके बारे में हमें पता करना पड़ेगा। लेकिन आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ राइट टू इक्वलिटी के बारे में, जिसके बारे में डिटेल में मैं नहीं बताने वाला हूँ। लेकिन राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड, बेसिकली इक्वलिटी को राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग डिटेल में कवर कर लेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं इक्वलिटी बेसिकली हमारे पास में है क्या। तो इक्वलिटी की जब भी बात होती है राइट टू इक्वलिटी की, तो वहां पर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आर्टिकल 14 जो है उसका क्लोज 1 एंड क्लोज 2 जो है ये बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो कि क्लोज 1 क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्लोज 1 हमारा क्या बताता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसमें क्या बताया जाता है, प्रोहिबिट अनइक्वल ट्रीटमेंट, यानी रोका जाता है अनइक्वल ट्रीटमेंट से। अगर आप किसी के खिलाफ जो है अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उससे आपको रोकने का काम कौन करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो हमारा है ये एक तरीके का नेगेटिव अप्रोच है कि भाई साहब प्रोहिबिट कर रहे हैं, आपको किसी को रोक रहे हैं अनइक्वल ट्रीटमेंट से। बिल्कुल ये गलत बात है, ये नेगेटिव अप्रोच है। क्यों नेगेटिव अप्रोच है इसको समझना है आपको। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये है, बेसिकली अगर आप एग्जांपल ले लीजिए कि 2 पर्सन है, मान लीजिए पर्सन ए एंड पर्सन बी आपके पास में है। इसके पास में कुल संपत्ति यानी कुल प्रॉपर्टी जो है 10 लाख रुपए का है और इसके पास में 10 करोड़ का है, 10 CR का। दोनों ने क्या कर दिया भाई साहब, क्राइम कर दिया। अब क्राइम कर दिया, अब ये दोनों ने क्राइम कर दिया, दोनों को पनिशमेंट किया जा रहा है कि 10-10 लाख रुपया आपको लेके आना है। मतलब मान लीजिए 20-20 लाख रुपया जो है फाइन किया जा रहा है ना, 20-20 लाख रुपए दोनों को फाइन किया जा रहा है। ये बंदा जिसके पास में 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये बंदा तो बहुत आसानी से 20 लाख का फाइन देके आराम से छुटकारा पालेगा, नाजात पालेगा। लेकिन क्या ये बंदा जिसकी प्रॉपर्टी कुल प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए, क्या ये 20 लाख रुपए इतनी आसानी से दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो ये हमें किस चीज से रोक रहा है, अनइक्वल ट्रीटमेंट से। तो ये भी एक तरीके से नेगेटिव अप्रोच है, लेकिन इस तरीके का हमें नहीं करना पड़ेगा। आगे भी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से जो है प्रोहिबिट करता है अनइक्वल ट्रीटमेंट से। कि सपोज कर लो कि ये हमारा जो है नेगेटिव अप्रोच है, बस इतना समझो। और ये इसके बारे में हमारा कहां पर डिस्कशन किया गया हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 का क्लोज 1, जिसको हम लोग इक्वालिटी बिफोर लॉ बोलते हैं। उसी तरीके से दूसरा हमारे पास में आता है पॉजिटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं डिमांड इक्वल ट्रीटमेंट। ये क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इसमें ये बोला जाता है कि भाई साहब नहीं, बिल्कुल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये पॉजिटिव तो है, लेकिन ये पॉजिटिव देखने में नेचर में पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव नहीं। इक्वल ट्रीटमेंट किस तरीके से हो जाएगा, किस बेसिस पे इक्वल ट्रीटमेंट हो जाएगा? चलो ठीक है, आप वेलफेयर की बात कर रहे हैं, जहां पर एक क्लास स्टेटस की बात कर रहे हैं, तो वहां पर तो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी की वजह से अगर डिमांड कर रहे हैं इक्वल ट्रीटमेंट की, तब तो समझ में आता है उससे वेलफेयर हो जाएगा। क्लासिफिकेशन अगर आप कर रहे हैं प्रॉब्लम का, तब तो वहां पर चलो ठीक है, समझ में आ रहा है कि चलो अगर मान लो वीमेन से रिलेटेड किसी मतलब किसी तरीके का हमें एक्ट लेके आना है समाज में कि उनको बहुत दबाया जाता है, उनके खिलाफ में इस तरीके की चीजें होती है कि उनको हमेशा जो है रातों में घर से नहीं निकलने दिया जाता है, या मान लो कि 7 बजते या 8 बजते जो है मतलब स्ट्रीट लाइट होना चाहिए, कपड़े छोटे पहनने चाहिए, इस तरीके की चीजें। मतलब कपड़े छोटे अगर कोई पहन रही है तो उसमें भी मतलब समाज में इस तरीके का विडंबना है कि नहीं पहन के जा सकते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं भाई साहब, अब ये वेलफेयर ऑफ सोसाइटी की बात है, सबको आजादी होनी चाहिए। वो जैसा कपड़ा पहनना चाह रही पहन सकती है, जितने बजे रात में वो भी हमारे तरीके से अगर चाह रही है कि चाय के टपड़ी पे जाके बैठे तो बैठ सकती है। केस में इक्वल अगर क्लासिफिकेशन करके हम लॉ लेके आ रहे हैं, चलो ठीक है, तो ये तो इक्वल डिमांड कर रहा है भाई साहब, डिमांड कर रहा है इक्वल ट्रीटमेंट की, तब तो ये प्रोटेक्शन हो गया, इक्वलिटी मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो गया। ये किस में बात किया गया हुआ है, आर्टिकल 14 के क्लोज 2 में। तो ये हमें समझ में आता है, ये तो सही है, हमारे लिए पॉजिटिव है।
लेकिन क्या ये नेगेटिव जो अनइक्वल ट्रीटमेंट से रोकता है, ये हमारे लिए पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव नहीं। क्यों पॉजिटिव नहीं है? क्योंकि कोई एक बंदा जिसकी मतलब कुल प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए और किसी के पास में सॉरी 10 करोड़ रुपए है, तब इस केस में क्या होगा आप लोगों ने ये समझ लिया। बेसिकली यहाँ पर आपको जो याद रखना है इक्वालिटी से रिलेटेड ये कि इक्वालिटी के दो नेचर है या दो हमारे पास में अप्रोच देखने को मिलता है, एक तो नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव में इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी आर्टिकल 14 का क्लोज 1, उसी तरीके से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 का क्लोज 2 ये बताता है। सबको एग्जाम्पल से देखने की कोशिश की हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पर जो है ये सारी चीजें आपको याद नहीं रखना है। आपको याद क्या रखना है? बस ये आर्टिकल 14 का क्लोज 1 क्या बताता है और 14 का 2 क्या बताता है, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो इक्वालिटी की बात हो रही है इसको हम लोग कहां कहां देखते हैं। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दो जगह पे मेंशन किया गया हुआ है इक्वालिटी को। अब ये कौन सा है? एक तो हमारा पहला प्रीएम्बल हो गया जहां पर बात होता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, है ना। तो स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड इक्वल बातें जो होती है ये हमारे प्रीएम्बल में है। दूसरा एक तो हम लोगों ने अभी फंडामेंटल राइट में देखा कि आर्टिकल 14 to 18 जहां पर मेंशन किया गया हुआ है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा भी, है ना। तो ये इक्वालिटी है। अब आर्टिकल 14 में जो है अलग अलग हम लोगों ने सिर्फ 14 का ए क्लोज 1 यानी क्लोज 1 एंड क्लोज 2 को कवर किया है, जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ईपीएल एंड ईबीएल के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। बस इतना हम लोगों ने जाना। बाकी राइट्स क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे, कभी और सेशन में होगा जहां पर अगर ऐसा आता है तो उसमें हम लोग मेंशन करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है आप इतना समझो। अब यहाँ पर हम लोग रूल ऑफ लॉ को समझ लेते हैं कि इक्वल जो लॉ है इसके बारे में क्या बात है। भाई ये रूल ऑफ लॉ क्या है? जो रूल ऑफ लॉ है इसका मतलब ये है सुपरमेसी ऑफ लॉ, यानी जो लॉ है वो सुपरमेसी होगा। अब सुपरमेसी का मतलब ये है कि ये समझो कि सबसे बढ़ के सबसे ऊपर माई बाप जो है हमारा कौन होगा? लॉ होगा। किस तरीके से इसको हम समझ लेते हैं? अगर मान लो कोई गवर्नमेंट है गवर्न कर रहा है किस पे? लोगों पे, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई गवर्नमेंट मान लो कि प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर कोई एमपी है और कोई एमएलए है ना, कोई एमपी है एमएलए है, अगर मान लो कि कोई जो है एक्ट करता है किसी भी तरीके का जो कि लीगली जस्टिफाई नहीं है ना, लीगली जो जस्टिफाई नहीं है उसको वर्क कर रहा है, अगर एक्ट कर रहा है एमपी हो एमएलए हो पीएम है कोई भी कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, है ना, या गवर्न जिस पे गवर्न किया जा रहा है, गवर्न किस पे किया जा रहा है? पीपल, है ना, लोग जो सोसाइटी में लोग है, तो वो भी अगर ऐसा वर्क कर रहा है ऐसा एक्ट कर रहा है जो कि लीगली जस्टिफाई नहीं है, तब उसके लिए भी क्या होगा? इक्वल ट्रीटमेंट होगा। यानी जो सुपरमेसी ऑफ लॉ यानी जो लॉ बता रहा है जिसको लीगली जस्टिफाई नहीं किया गया हुआ है कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये गलत एक्ट है, तो ऐसे केस में आपको सेम ट्रीट किया जाएगा, इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये हमारा रूल ऑफ लॉ जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ईपीएल में कवर कर रहे थे। तो अब ऐसे केस में क्या होगा कि इक्वल ट्रीटमेंट की बात हो रही है। कहां पर? इक्वल ट्रीटमेंट की। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर मान लो पीएम है और एमएलए है ना, कोई भी ऐसा एक्ट कर रहा है जो कि लीगली जस्टिफाई नहीं है, हमारा लीगली जस्टिफाई नहीं है, तब ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? चाहे कोई बंदा है ना, कोई भी बंदा मान लो कोई भी पीपल है ना, अगर कोई ऐसा लीगली जस्टिफाई वर्क एक्ट कर दे रहा है ना जो लीगली जस्टिफाई नहीं, तब दोनों को इक्वल एक तरीके से ट्रीट करने की कोशिश की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि पोस्ट की वजह से, रैंक की वजह से आपके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा, अनइक्वल ट्रीटमेंट होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये चीज रूल ऑफ लॉ के बारे में पता होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ में सुपरमेसी क्या होता है? हमारा लॉ होता है, चाहे वो गवर्नमेंट या गवर्न जिसपे लोगों पे राज किया जाता है, गवर्नमेंट होता है बेसिकली, चाहे वो पीएम हो, कांस्टेबल हो, एमएलए हो, एमपी हो, अगर कोई भी एक्ट करता है जो लीगली नॉट जस्टिफाई है तो सबके लिए सेम होगा, इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये हमारा रूल ऑफ लॉ बताता है। तो इतना आई होप आप लोगों का क्लियर होगा, जो कि हम लोगों ने आर्टिकल 14 के 1 और 2 से कवर किया है। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, पॉलिटी से हट जाते हैं। अब पॉलिटी से हटने के बाद में अगला जो हमारे पास में आता है बुद्धिज्म। आप लोगों को पता है कि जैसे ही हम लोग इंडियन हिस्ट्री में जाते हैं, इंडियन हिस्ट्री में जैसे हम लोग जाते हैं वहां पर बुद्धिज्म हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो बुद्धिज्म थे यानी गौतम बुद्धा जो थे, उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन यानी जो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट स्पीच दिया था वो कौन सा जगह था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसका जो नाम था सारनाथ में इन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन या फर्स्ट स्पीच दिया था। उसके अलावा इन्होंने जो महापरिनिर्वाण अटेंड किया था उसको कुशीनगर में किया था 483 बीसी में। उसी तरीके से फर्स्ट सरमन जिसको यानी फर्स्ट सरमन जो सारनाथ में दिया था उसको हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन यहां से बेसिकली क्वेश्चन बन जाता है, या टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ किसको बोलते हैं? फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। और ये जहां पर कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है, ये देवरिया डिस्ट्रिक्ट यूपी का है, वहां पर हुआ था। और उस टाइम पीरियड में वहां पर क्या था? मल्ला रिपब्लिक हुआ करता था।
तो ये भी याद रखिएगा, इस तरीके की रिपब्लिक वगैरह से क्वेश्चन बन जाता है। साथ ही साथ जो बुद्धिज्म थे वो कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे, कौन से घराने से या कौन से खानदान से, तो शाक्य क्लैन जो है वहां से ये बिलोंग करते थे। इतना हमें बुद्धिज्म से रिलेटेड क्लियर होना चाहिए। अगला जो देखते हैं बुद्धिज्म से और भी बहुत सारी चीजें, जिस तरीके से फंडामेंटल राइट एफआर में था उसको हम लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर क्या हमें कवर करना है, इनसे रिलेटेड जो चार जो है बेसिकली हमारा काउंसिल होता है। बुद्धिज्म के चार काउंसिल को याद रखने के लिए बहुत शॉर्ट फॉर्म में RBPK याद रखो। एक तो तुम्हारा राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। अब यहाँ पर क्या क्या याद रखना है, सिर्फ राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र, कश्मीर क्या RBPK याद रख के हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट सरमन 483 BC में जो कि राजगीर में हुआ था, ये याद रखना पड़ेगा। और इसमें जो हमारा सेशन हुआ था बेसिकली काउंसिल में, यहाँ पर जो है क्या रिजल्ट निकल के आया था, टीचिंग ऑफ बुद्धा जो है डिवाइड हुआ था 2 पार्ट्स में। एक तो तुम्हारा हुआ था विनय पिटका और दूसरा जो है तुम्हारा सुत्त पिटका। तो यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन ये बन जाता है कि बुद्धिज्म से रिलेटेड जो टीचिंग है उसको किस नाम से जानते हैं। तो याद रखना है पिटाका से नाम से जाना जाता है। अगर पिटाका ऑप्शन में दिखता है डायरेक्ट तो आप उसको पिटाका को टिक करोगे, लेकिन अगर 2 ऑप्शन मिल जाता है विनय पिटका एंड सुत्त पिटका तो उसको भी आप टिक कर सकते हो। तो बेसिकली फर्स्ट जो हमारा काउंसिल हुआ था उस काउंसिल में क्या रिजल्ट निकल के आया था, विनय पिटका एंड सुत्त पिटका, ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था। सेकंड जो हमारा जो है काउंसिल होता है वो वैशाली में होता है, और ये वैशाली में जो होता है यहाँ पर ना तो प्रिसाइडेड बता रहा हूं मैं आपको, और ना तो किसने पैटर्न किया था, यानी किसने इसको हेल्ड करवाया था, किसने इसकी पूरी की पूरी जो है जिम्मेदारी संभाली थी, इस पे बात भी नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट क्या निकल के आया था, क्या कंक्लूजन निकल के आया था, यहाँ पर जो बुद्धिज्म के फॉलोअर थे यहाँ पर सबसे मेन काम होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब ये 2 पार्ट्स क्या है, एक तो तुम्हारा शत्रुवीरमंदिस हो जाता है और दूसरा जो है महासंघीक्षक है ना, महासंघीक्षक जो है उसमें डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर जो इनके फॉलोअर थे 2 भाग में डिवाइड हो जाते हैं, इसके बारे में याद रखो। थर्ड काउंसिल जो है पाटलिपुत्रा में होता है, और यहाँ पर क्या होता है, थर्ड पिटाका जो है जिसका नाम अभिधम पिटाका था वो कंपाइल होता है। बेसिकली हम लोगों ने फर्स्ट काउंसिल में क्या देखा था कि बुद्धिज्म की जो टीचिंग है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, लेकिन थर्ड पिटाका जो है अभिधम्मा थर्ड काउंसिल यानी पाटलिपुत्रा में कंपाइल किया जाता है। ये भी याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। जो हमारा 4th काउंसिल है वो कुंडलवन कश्मीर में होता है, और यहाँ पर बुद्धिस्ट जो है डिवाइड हो जाते हैं 2 पार्ट्स में, एक तो महायान और दूसरा जो है हीनयान। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, महायान हीनयान जो है उसके अलग अलग सेक्ट थे, इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। चलो अब थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री से भी हट जाते हैं। अब एक यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बनता है वो तो है आपका इंडियन ज्योग्राफी का नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड मैं रिलेट करके पढ़ाता भी हूं आप लोगों को। पेड में जितने भी लोग यहाँ पर होंगे सबको आपको आइडिया है कि किस तरीके से याद रखना है इसको और कहां से किस नेशनल पार्क को ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में है, उसी तरीके से रैंथमबोर नेशनल पार्क ये हमारा कहां पर लोकेटेड है, रैंथमबोर नेशनल पार्क ये हमारा राजस्थान में है। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं सुंदरवन नेशनल पार्क ये हमारा कहां पर लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में। उसी तरीके से गिर नेशनल पार्क जिसके बारे में एक बुक भी मैंने करंट अफेयर में कराया था, ये गुजरात में लोकेटेड है। बांधवागढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, कान्हा नेशनल पार्क ये हमारा मध्य प्रदेश में है। उसी तरीके से पेरियार नेशनल पार्क केरला में है। उसी तरीके से बांदीपुर नेशनल पार्क ये कर्नाटका में लोकेटेड है। हेमिस नेशनल पार्क ये लद्दाख में। इस 10 नेशनल पार्क को याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। इस साल मैं लिख के दे रहा हूँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। लेटेस्ट रीड, यहाँ से एक क्वेश्चन हर एंट्रेंस एग्जाम में B55 में भी तुमको देखने को मिलेगा, यहाँ से B05 में, और उसके अलावा जो है B67 में, B26 में, सब में एमयू के BRS में यहाँ पर लेटेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाला। अब लेटेस्ट सीरीज को समझने का सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बहुत इजीली बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। लेकिन शर्त यही है कि आपको इससे रिलेटेड जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं फिर कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। लेटेस्ट सीरीज कर लो, रीजनिंग का कोई भी सेक्शन कर लो, आप कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। बेसिकली लेटेस्ट सीरीज में कुछ भी नहीं है, धुआं है, हवा है, उड़ा दोगे 1 मिनट में। बस इतना समझ लो कि ये लॉजिक बेसिस चलता है, स्पेसिफिक रूल होता है। अब इसमें क्या होता है कि हर टर्म जो होता है उसमें एक या तो मैथमेटिकल ऑपरेशन चल रहा होगा या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो जो है ऑपरेशन चल रहा होता है। बस इतना समझ लो कि ये जो टर्म है, मान लो कोई भी सीरीज है उसमें जो टर्म होता है उसमें 2 लॉजिक लग सकता है, एक तो मैथमेटिकल लगा सकते हैं, एक तो अल्फाबेटिकल लगा सकते हैं। ये अल्फाबेटिकल लगाना है या मैथमेटिकल लगाना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये हमारा सीरीज डिसाइड करेगा। किस तरीके से सीरीज डिसाइड करेगा आगे हम लोग देखेंगे। अब इसमें बेसिकली आपको क्या होता है कि एक टर्म जो है मिसिंग मिलता है। अब जैसे हम लोग देखते हैं आगे एग्जांपल से। अब देखो कि नंबर सीरीज में क्या होता है, बेसिकली 2 3 4 5, यहाँ पर हम 5 हमें 6, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि एक अल्फाबेट मतलब नॉर्मल जो है एक एक बढ़ता जा रहा है ना, तो 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 7 आ जाएगा। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है कि अगला नंबर 6 होगा या 7 होगा? ये हमारा खुद सीरीज ही डिसाइड कर रहा है। उसी तरीके से
सॉरी यार, अल्फाबेट सीरीज में कौन डिसाइड कर रहा है? अल्फाबेट डिसाइड कर रहा है कि बी के बाद में सी गैप है, डी के बाद में ई गैप है, एफ के बाद में जी गैप है, एच के बाद में आई गैप है, तो जे के बाद में के गैप होगा, अगला लेटर हमारा एल आ जाएगा। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? हमारा सीरीज डिसाइड कर रहा है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन लगने वाला है, ऑपरेशन हमारा मैथमेटिकल लगने वाला है या हमारा अल्फाबेटिकल लगने वाला, कौन डिसाइड कर रहा है? हमारा ये हमारा बेसिकली सीरीज डिसाइड कर रहा है। तो आपको कंफ्यूजन की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर 1 मिनट बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके बाद जामिया के सभी क्वेश्चन को जाके सॉल्व कर लोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। जैसे डी है, यहाँ पर समझो, देखो डी है, एफ है, एच है, जे एल एल एन पी टी वी एक्स, कुछ भी नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, देखो लॉजिक समझो, डी एफ एच, एच के बाद में एल पे खत्म हो रहा है, एल से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एच पे खत्म हो रहा है, एच से स्टार्ट हो रहा है, एल से खत्म हो रहा है, एल से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला यहाँ पर पी पे खत्म हो रहा है, तो पी से स्टार्ट करो। पी से ऑप्शन कितने हैं जल्दी बताओ? पी से केवल और केवल एक ऑप्शन है। और यहाँ पर लॉजिक अगर तुम लगा के देखोगे तो यहाँ पर वही लॉजिक +1 +2 प्लस माइनस वही सारी चीजें जो नंबर सीरीज में तुम्हारा लगता है उसको लगा सकते हो। अगर तुमको लगता है कि इसको एक ऑथेंटिक वे में सॉल्व करना चाहिए तो रीजनिंग को तुम ऑथेंटिक वे में या बेसिकली एक जो कोई किसी फॉर्मूला के बेसिस पे सॉल्व करने जा रहे हो तो सबसे बड़ी भूल है तुम्हारी, क्योंकि तुम अपना टाइम वेस्ट करने जा रहे हो। क्योंकि नंबर सीरीज या लेटर सीरीज या कोडिंग डिकोडिंग कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जो बेसिकली तुम्हारे जामिया एमयू का लेवल है वहां पर जो है बस इतना चेक करना चाहते हैं कि आप किस लेवल तक के समझ पा रहे हो, आप अपना टाइम कितना बचा पा रहे हो, है ना। तो उतना ही लेवल का क्वेश्चन मिलता है। आप इसको सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं? डी के बाद में ई गैप है, एफ के बाद में जी गैप है, एच आ गया, फिर एच से स्टार्ट हो रहा है आई गैप, है ना, आई के बाद में जे, जे के बाद में के गैप, एल, है ना, एल से स्टार्ट हो गया, एल के बाद में एम गैप, एन के बाद में ओ गैप, पी हो गया हमारा। तो पी से स्टार्ट करेंगे, पी के बाद में क्यू गैप कर देंगे, आर लिख देंगे यहाँ पर, आर के बाद में हमारा क्या हो जाएगा? एस गैप टी। तो पी आर टी ये तो एक बेसिकली चल रहा था +1 +2 वाला, यही तो मसला चल रहा था, बाकी कुछ भी नहीं चल रहा था, है ना। तो यहाँ पर ऑपरेशन क्या करना था, मैं बार बार एक चीज यहाँ पर ये बोलने की कोशिश, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सीरीज को समझना है। क्वेश्चन में आंसर पड़ा हुआ है, किसी भी फॉर्मूला के चक्कर में मत लगना, फॉर्मूला तुम्हारा टाइम बर्बाद करेगा, तुम्हें उलझा के रखेगा। इसलिए सीरीज को समझ जाओ, सीरीज में बताया क्या जा रहा है उस सीरीज को फॉलो कर लो, वही सीरीज जो है तुम्हारा आंसर निकाल के दे देगा। अगर तुम इतना लॉजिक लगा लेते कि भाई साहब ये एम एन ओ ये फलाना ढिमकाना, यहाँ पर देखो ना ऑप्शन में पी से तो इकलौता स्टार्ट हो रहा है, टाइम क्यों वेस्ट करना अपना। तो ये तरीका होता है। आप क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, यहाँ पर जाने का क्वेश्चन है, जैसे देखो एस टी यू। अब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि सबका एस के बाद में टी, यू के बाद में वी से स्टार्ट होगा, वी से ऑप्शन कितने शुरू हो रहा है? एक। अब यहाँ पर हम क्यों जाए अगला देखने, अगला हम देखने ही क्यों जाएंगे? अगला देखो एफ के बाद में जी एच आई, आई के बाद में जे से कितने ऑप्शन शुरू हो रहे हैं? 1 2। चलो ठीक है, थोड़ा अगला देख लेते हैं। सब में एक तो जे के बाद में ये होगा, दोनों में ऑप्शन में, चलो ठीक है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो अगला देखते हैं जी एफ आई एच। अब यहाँ पर माइनस चल रहा है ना, तो माइनस चल रहा है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एच से पहले हमारे पास में क्या आएगा? आई आएगा, तो ये हमारे पास में बेसिकली हो गया। उसके अलावा जो है ई एल एफ ए, ई एफ गैप जी, जी के बाद में एच गैप आई, आई के बाद में जे गैप, के से स्टार्ट करो, के से कितने ऑप्शन स्टार्ट है? 2 ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन सबसे पहले काटो, है ना। उसके अलावा एल सब में कॉमन है, तो एल कितने ऑप्शन में है? के बाद में एल, दोनों ऑप्शन में, चलो ठीक है। एफ के बाद में जी गैप एच, तो उसके अलावा जो है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जे के बाद में के गैप एल, तो के एल एल, के डबल एल कहाँ पर है? चलो निकालो इसको, चलो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा, है ना। तो रीजनिंग तुम्हारा सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका, फॉलो द सीरीज, सीरीज को फॉलो करो आप, उसी में जो है उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हो आप, ऑब्वियसली उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपको आंसर में निकालना है, मिसिंग क्या है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को जो है एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन एलिमिनेट करने से तुम्हारा जो है कहीं ना कहीं बोझ खत्म हो जाता है। नंबर सीरीज हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, कुछ भी सॉल्व करने के लिए 8 से 10 मिनट का सीरीज जो है काफी होता है तुम्हारे लिए। 8 से 10 मिनट का एपिसोड, उसको अच्छे से देख लोगे हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल से एसएससी सीजीएल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया हुआ था और इस साल यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला, मैं पहले ही बता दिया हूँ। ए के बाद में बी गैप सी, सी के बाद में डी गैप ई के बाद में एफ गैप जी, जी के बाद में एच गैप आई, आई लगा दो, ठीक आंसर हो गया आपका ये, है ना। तो इस तरीके के एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉलो दिस सीरीज, मैं बार बार कह रहा हूँ सीरीज को फॉलो करो, सीरीज को फॉलो कर लोगे तुम्हारा सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे सीरीज में होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसको हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि डिटेल में जो है जामिया एमयू एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपको जो है पेड कोचिंग से रिलेटेड डिटेल जो है प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। वीडियो का फीडबैक यानी बेसिकली इस जो एपिसोड का फीडबैक यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में दिखा